हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 17 मार्च 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, नेशनल वैक्सीनेशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मार्च 2021। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2021 को मनाया गया। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे का ही एक और नाम है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और हर साल भारत में 16 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है भारत के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं कि जो वैक्सीनेशन होता है यानी टीकाकरण होता है उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मेन पर्पज़ ये था इस दिन को मनाने के पीछे कि लोगों को पोलियो के बारे में जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि पोलियो को पूरे विश्व से हटाने के लिए टीकाकरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहली बार इसे भारत में 1995 में मनाया गया था। और 1995 में क्यों मनाया गया था? तो 1995 में ही भारत में पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और जो पोलियो के लिए ओरल डोज दिया जाता था वैक्सीन का, ये 1995 में ही पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 मार्च 2021। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 14 मार्च 2021 को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 14 मार्च को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। और इस साल इसका 24वां संस्करण मनाया जा रहा है, 24वां एडिशन है। और इस साल के लिए थीम रखी गई है राइट्स ऑफ रिवर्स। ओके, थीम आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स है, इसको पहले एक और नाम से जाना जाता था जो था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स फॉर रिवर्स वाटर एंड लाइफ। ये इसका पुराना नाम था और बाद में इसका नया नाम कर दिया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है पूरे विश्व भर में लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि जो पर्यावरण है वहाँ पे नदियों का कितना ज़्यादा महत्व है, रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट के लिए, इस चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 14 मार्च 2021। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च 2021 को मनाया गया। तो कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ा था 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया गया था। तो पाई डे का ही एक और नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपको याद रखना है। इसके लिए थीम रखी गई थी मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ओके, तो एक्चुअली में पाई डे पहले मनाया जाता था और 2019 में यूनेस्को द्वारा इसको रिकॉग्निशन मिली थी, मान्यता मिली थी। और 2019 से इसका नाम बदल के इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कर दिया गया था। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा इस वीडियो में ऐड किया है। तो याद रखना है, इंटरनेशनल पाई डे या इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स एक ही चीज़ है। थीम भी आपको याद रखनी है। और मनाया क्यों जाता है? तो इसे इसलिए माना जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में मैथमेटिक्स का कितना ज़्यादा रोल होता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे डे टू डे लाइफ में हो। तो हर जगह मैथ आती है यूज़ में। उसी चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट अपडेट है, वर्चुअल समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर सन्ना मरीन वॉज हेल्ड रिसेंटली। नरेंद्र मोदी जी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सन्ना मरीन के बीच हाल ही में वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। तो अभी हाल ही में फिनलैंड और भारत के बीच में, दोनों ही देशों के बीच में जो मुद्दे हैं, जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं और जो दोनों ही देशों के संबंध हैं, उन चीज़ को डिस्कस करने के लिए एक आभासी रूप से शिखर सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और फिनलैंड की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री सन्ना मरीन ने पार्टिसिपेट किया। तो इस समिट में दोनों ही देशों ने, जो दोनों देशों के बीच का रिलेशनशिप है, संबंध है बायलैटरल, उसको रिव्यू किया। साथ ही ग्लोबल और रीजनल जो इश्यूज़ हैं, जहाँ पे भारत और फिनलैंड दोनों के ही म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, उन पे डिस्कशन किया गया। साथ ही में ये समिट को ऑर्गेनाइज कराने का एक मकसद ये भी था कि जो भारत और फिनलैंड के बीच में पार्टनरशिप चल रही है काफ़ी सारे क्षेत्रों में, उनको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए और जो क्षेत्र बचे हुए हैं वहाँ पे भी पार्टनरशिप को आगे लेके जाया जाए। तो भारत और फिनलैंड के बीच में डिजिटाइजेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की बात की गई इस समिट में। और जो फिनलैंड है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं सन्ना मरीन, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के सॉली निनित्सो, कैपिटल है फिनलैंड की हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, यूएस बिकम्स सेकंड हाईएस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया। अमेरिका भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है।
तो अभी हाल ही में मिले ट्रेड डेटा के अनुसार जो यूएसए है, इन्होंने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया है और अब भारत के ऑयल सप्लायर की लिस्ट में बात करें तो यूएसए आ गया है दूसरे नंबर पे, यानी दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है भारत के लिए यूएसए। और जो इराक है ये अभी भी फर्स्ट पे ही है, सबसे ज़्यादा ऑयल सप्लाई करता है इराक भारत को। दूसरे पे आ गया है यूएसए के, और तीसरे पे है नाइजीरिया। और फरवरी 2021 तक की बात करें तो जो अमेरिका से इंपोर्ट होता था तेल भारत के लिए, इसमें 48% की वृद्धि देखी गई है। और भारत की बात करें तो एक फैक्ट आपको बता दूं कि भारत जो ऑयल होता है उसको इंपोर्ट करने में और उसको कंज्यूम करने में पूरे विश्व भर में तीसरे नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है यूएसए में और कंज्यूम होता है, दूसरे नंबर पे रहा चाइना और तीसरे नंबर पे भारत इंपोर्ट और कंज्यूम करने के मामले में। तो जो यूएसए है, यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, और ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएसए की ये पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, और करेंसी है यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया हैज़ बिकम फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इन द वर्ल्ड। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा दिया है और उनके अनुसार जो भारत है ये पूरे विश्व भर में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है। भारत ने पीछे छोड़ा है रशिया को। ओके, तो अभी प्रेजेंट में जो डेटा दिया गया है आरबीआई के द्वारा, उनके अनुसार भारत में जो फॉरेन करेंसी की होल्डिंग है ये है 580.3 बिलियन यूएस डॉलर की, जबकि रसिया में ये जो फॉरेन करेंसी की होल्डिंग है ये 580.1 बिलियन पाई गई है। तो भारत अब रशिया से आगे आ गया है। और मार्च 2021 तक की बात करें तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने टेबल जारी किया है, उनके अनुसार चाइना जो है, चाइना में सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी की होल्डिंग है, जो उनका रिजर्व है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जापान, फिर तीसरे पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे पे आ गया भारत और पांचवे पे रशिया। और सबसे ज़्यादा किस करेंसी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा जाता है, ये होता है यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर जो है पूरे विश्व भर में ये करेंसी चलती है सबसे ज़्यादा। इसी कारण से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर में ही रखे जाते हैं। और बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, तो अलग अलग टाइप के एसेट्स जैसे कि गोल्ड हो गया, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो ये सारी चीज़ें एसेट्स जो हैं, तो जो कंट्री होती है उसका सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई के पास ये सारे एसेट्स रखे रहते हैं फॉरेन करेंसीज़ के रूप में, तो इन्हीं को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और जो टेबल प्रकाशित की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। मेंबर्स की बात करें तो 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और यहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपडेट है, योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च्ड काला नमक राइस फेस्टिवल। योगी आदित्यनाथ जी ने काला नमक चावल उत्सव का शुभारंभ किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये है काला नमक चावल, और मेनली ये उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ में होता है। तो इसी चावल को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिद्धार्थनगर में लॉन्च किया है काला नमक राइस फेस्टिवल। और ये जो फेस्टिवल है ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंडर में लॉन्च किया गया है, जो कि ये स्कीम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी वहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। तो सिद्धार्थनगर में इस फेस्टिवल को लॉन्च किया गया है ताकि काला नमक जो राइस होता है उसको प्रमोट किया जा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देश या विदेश के अलग अलग कोनों में ज़्यादा से ज़्यादा उनको सेल किया जा सके। और ये जो काला नमक राइस है इसका एक और नाम है बुद्धा राइस, ये भी याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड आपको मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह से स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी लॉन्च किया था झांसी में, स्ट्रॉबेरी को प्रमोट करने के लिए वहाँ की। और उसके साथ ही जैगरी यानी कि गुड़ का फेस्टिवल भी लॉन्च किया था लखनऊ में, वहाँ के जैगरी को प्रमोट करने के लिए। और अब लॉन्च किया है काला नमक राइस फेस्टिवल। तो जो उत्तर प्रदेश है यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सहेली समन्वय केंद्र टू एम्पावर वुमेन। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहेली समन्वय केंद्र शुरू किया है। तो अभी कुछ ही दिनों पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली में एक सर्वे कराया था ये चेक करने के लिए कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है कितना ज़्यादा पड़ा है, खास करके जो वुमेन्स है जो काम कर रही हैं उनके रोज़गार पे। तो इस सर्वे में ये पाया गया
कि पेंडेमिक के पहले पिछले साल फरवरी में जो वुमेन्स थी उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट 26% थी, और पेंडेमिक के बाद यानी 2021 की फरवरी में ये पाया गया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है महिलाओं के बीच में, ये बढ़ के 40% तक हो गई है। तो इसी कारण से जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनके बीच में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने सहेली समन्वय केंद्र की शुरुआत की है, जिसके तहत 500 आंगनबाड़ी हब जो हैं इन्हें सेटअप किया जाएगा सरकार की तरफ से, ताकि वहाँ पे जो भी महिलाओं के द्वारा स्टार्टअप हैं उनको प्रमोट किया जा सके, साथ ही जो वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चल रहे हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके। तो दिल्ली सरकार ने इसके लिए 4,750 करोड़ रुपए अलग से जारी किए हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ SC ST OBC के लिए। तो इस तरह से जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको एम्पावर बनाया जाएगा। तो जो दिल्ली है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट अपडेट है, इंडिया विल होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 फ्रॉम मई 21 to 31। भारत 21 से 31 मई तक एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी करेगा। तो अभी हाल ही में AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनाउंस किया है कि 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स होगी और इसकी मेज़बानी करेगा भारत। और भारत में कहाँ होगा ये टूर्नामेंट होगा भारत में नई दिल्ली में। कब से कब तक? 21 मई से 31 मई तक। डेट भी आपको याद रखनी है। और 2021 में ये बॉक्सिंग का पहला टूर्नामेंट होगा जो कि एशिया में होगा। तो एक्चुअली में ये जो चैम्पियनशिप है ये 2020 में इसको शेड्यूल किया गया था, लेकिन पेंडेमिक के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब ये 2021 में 21 से 31 मई तक नई दिल्ली में होगी। तो जो AIBA है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये पूरे विश्व भर में बॉक्सिंग के लिए फेडरल बॉडी है, बॉक्सिंग के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, टूर्नामेंट्स करती है, पूरी तरह से गवर्निंग बॉडी है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उमर क्रेमलेव। इसकी स्थापना की गई थी 1946 में और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है, भवानी देवी बिकम्स फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। भवानी देवी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनी हैं। तो ये हैं भवानी देवी और ये इंडियन फेंसर हैं। फेंसिंग आपको पता है, आपने देखा होगा टीवी में, ओलंपिक गेम्स में ये वाइट कलर की पूरी पोशाक होती है और ये एक पतली सी तलवार होती है और इसी से प्लेयर को तलवारबाजी करनी पड़ती है, उसी के बेसिस पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो अभी हाल ही में भवानी देवी जो है पहली इंडियन फेंसर बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो एक्चुअली में ये तमिलनाडु से हैं और इन्होंने 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा भवानी देवी जो हैं ये 8 टाइम नेशनल चैम्पियन भी रह चुकी हैं और जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक है ये 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। नेक्स्ट अपडेट है, उड़ीसा फार्मर सुशील अग्रवाल हैज़ बिल्ट अ सोलर कार। उड़ीसा के किसान सुशील अग्रवाल ने सोलर कार बनाई है। तो ये हैं सुशील कुमार, उड़ीसा के ये फार्मर हैं, किसान हैं और ये है वो कार जिस कार को इन्होंने बनाया है। और ये जो कार है ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक कार है जो कि सोलर एनर्जी से चलती है। तो इसमें 850 वाट की मोटर का यूज़ किया गया है और इन्होंने बताया कि एक बार फुली चार्ज करने के बाद ये जो व्हीकल है, कार है, ये 300 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। और जो बैटरीज में यूज़ की गई हैं ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड हैं और ये 8 से 8.5 घंटे के बीच में पूरी तरह चार्ज हो जाती हैं। ये स्लो चार्जिंग बैटरी हैं जिनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इन्होंने बताया है कि जो बैटरी है इसकी लाइफ 10 साल तक की है। तो जो सोलर कार होती हैं ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करती हैं। इसमें होता क्या है कि जो सोलर एनर्जी है उनको फोटोवोल्टिक सेल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद उसी इलेक्ट्रिसिटी पे ये कार वर्क करती है। नेक्स्ट अपडेट है, रिनोन्ड पेंटर लक्ष्मण पई पास्ड अवे रिसेंटली एट 95। प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पई जी का हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये हैं लक्ष्मण पई जी और भारत के ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और हाल ही में इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। काफ़ी सारे अचीवमेंट्स इन्होंने प्राप्त किए थे अपने जीवन पे। आइए एक बार उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो गोवा का कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ के ये फॉर्मर प्रिंसिपल रह चुके हैं। इन्हें पद्मश्री दिया गया था 1985 में। इसके अलावा पद्म भूषण भी इन्हें मिल चुका है। 1995 में इन्हें नेहरू अवार्ड मिला था। उसके अलावा 3 बार इन्होंने ललित कला अकेडमी अवार्ड भी जीता था, 1961, 1963 और 1972 में। इसके अलावा गोवा गवर्नमेंट का इन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला था और जो गोवा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है गोमंत विभूषण अवार्ड, इससे भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।